हेमंत सोरेन 28 जनवरी को दिल्ली में थे और तब से ही उनके बारे में किसी को कोई खबर नहीं है। लेकिन लगभग 41 घंटे लापता रहने के बाद आज हेमंत सोरेन अचानक रांची पहुंच गए और रांची पहुंचते ही उन्होंने अपने मंत्रियों और विधायकों के साथ एक बैठक की, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को भी बुलाया था। अब इस बात पर ध्यान दीजिए कि कल्पना सोरेन ना तो विधायक हैं, ना नेता हैं, ना राजनीति से उनका कोई लेना देना है, फिर भी इस बैठक में उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया है। अब ऐसी खबरें हैं कि हेमंत सोरेन को अपनी गिरफ्तारी का डर है, इसलिए वो अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को झारखंड की नई मुख्यमंत्री बनाने पर विचार कर रहे हैं, जबकि कल्पना सोरेन को राजनीति का कोई अनुभव नहीं है और वो अभी औपचारिक रूप से अपने परिवार की पार्टी में भी शामिल नहीं हुई है। फिर भी वो मुख्यमंत्री की रेस में इस समय सबसे आगे हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो हेमंत सोरेन की पत्नी है और सोरेन परिवार की बहू है। सोचिए, हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज्य में 5 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता हैं, 30 विधायक और 55 बड़े पदाधिकारी हैं उनकी पार्टी में। लेकिन पार्टी के लाखों नेताओं और कार्यकर्ताओं में से हेमंत सोरेन को किसी पर भी विश्वास नहीं है और हेमंत सोरेन को यह लगता है कि इतने लाखों कार्यकर्ताओं में, यानी पूरे झारखंड में, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन से ज्यादा मेरिट वाला, ज्यादा परिश्रमी और कोई नहीं है और वो अपने परिवार से बाहर इस समय कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। इसीलिए हमने आपसे शुरुआत में ही सवाल किया कि क्या झारखंड के लोगों ने, झारखंड की जनता ने जब हेमंत सोरेन को अपना वोट देकर मुख्यमंत्री बनाया होगा, तब क्या उन्हें इस बात की भी इजाजत दी होगी कि हेमंत सोरेन जब चाहे अपनी जगह किसी और को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, यानी अपने परिवार के सदस्य को। इससे भी बड़ी बात यह है कि हेमंत सोरेन एक राज्य के मुख्यमंत्री होते हुए 41 घंटों तक लापता थे, जिसके बाद झारखंड में बीजेपी ने यह पोस्टर लगवा दिए कि जो व्यक्ति हेमंत सोरेन के बारे में जानकारी देगा उसे 11,000 रुपए नकद इनाम दिया जाएगा। अब आप सोचिए, एक सिटिंग मुख्यमंत्री जो अचानक से मिसिंग हो जाता है, गायब हो जाता है, उसके लिए इस तरह के पोस्टर्स लगवाने पड़े। लेकिन इस दौरान हेमंत सोरेन की कोई खबर नहीं आई और जब ईडी की टीम दिल्ली में हेमंत सोरेन के घर पर पहुंची तो वहां ईडी की टीम को वहां से 36 लाख रुपए नकद मिले, कुछ दस्तावेज और एक BMW कार मिली। यह कार भी बेनामी है, यानी इसके मालिक हेमंत सोरेन नहीं है, लेकिन यह कार उनके दिल्ली स्थित घर पर खड़ी हुई थी और हेमंत सोरेन इस कार का इस्तेमाल भी कर रहे थे। लेकिन अब ईडी ने इस गाड़ी को अपने पोजीशन में ले लिया है। अब बड़ी बात एक्चुअली ऐसे नेताओं से यह पूछनी चाहिए कि ये जब वोट मांगने के लिए जाते हैं या जब ये अपनी पार्टी बनाते हैं तो गरीबी को मुद्दा बनाकर पार्टी बनाते हैं, क्योंकि और खुद भी बताते हैं कि ये बहुत गरीब परिवार से, आदिवासी परिवार से आए हैं, पिछड़े लोग हैं और यही आदिवासियों का भला कर सकते हैं, पिछड़े वर्ग का भला कर सकते हैं। अब आज सोचने वाली बात यह है, जो हेमंत सोरेन से पूछनी जानी चाहिए कि 36 लाख रुपए उनके घर में कहां से आया? क्या उनकी तनख्वाह इतनी है कि वो 36 लाख रुपए कैश अपने घर में रख सकें? और ये BMW कार जो आप देख रहे हैं, इस गाड़ी की कीमत कम से कम 1.5 करोड़ के आसपास है और ये गाड़ी उनके पास कहां से आई, ये भी आप सब अच्छी तरह से जानते हो। और अभी अभी ये खबर आई है कि हेमंत सोरेन ने ईडी को एक मेल लिखकर यह बताया है कि उसके अफसर 31 जनवरी को पूछताछ करने के लिए रांची में हेमंत सोरेन के घर पर आ सकते हैं। लेकिन सोचिए, इसे सुनकर ऐसा लगता नहीं कि हेमंत सोरेन ईडी से पूछताछ करने के लिए उसके अधिकारियों को अपने आवास पर बुला रहे हैं। यहां बड़ी बात यह है कि आज जब रांची में हेमंत सोरेन से यह सवाल पूछा गया कि वो 41 घंटे से कहां थे, तो हेमंत सोरेन ने कहा कि वो लोगों के दिल में थे। आपके दिल में थे, फिर क्या दिक्कत है? आपके दिल में थे, फिर क्या दिक्कत है? आज से 20 साल पहले हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन भी इसी तरह से लापता हुए थे और यह बात उस समय की है जब वो वर्ष 2004 में यूपीए की सरकार में कोयला मंत्री हुआ करते थे और तब अदालत ने
नरसंहार से जुड़े एक मामले में उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया था और इसके बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए शिबू सोरेन किसी को बिना बताए गायब हो गए थे। और आज उनके बेटे हेमंत सोरेन ने भी बिल्कुल वही काम किया है और इसलिए हो सकता है कि ऐसा करने की सलाह उन्हें उनके पिता ने ही दी हो और हो सकता है कि उन्हें कुछ टिप्स भी दिए हों कि जब लापता होना हो तो कैसे लापता हुआ जाता है और कैसे पुलिस को धोखा दिया जाता है, क्योंकि शिबू सोरेन खुद भी ऐसा कर चुके हैं, बहुत अनुभवी हैं। ईडी लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ जमीन के बदले नौकरी देने के घोटाले की जांच कर रहा है और आरोप है कि वर्ष 2004 से 2009 के बीच, देखिए पुराना मामला है ये, 2004 से 2009 के बीच जब लालू यादव यूपी की सरकार में रेल मंत्री थे, तब उन्होंने बहुत सारे लोगों को रेलवे में नौकरियां दिलाने के बदले उनसे जमीनें ले ली थी। अब कुछ उदाहरण आपको मैं दे रहा हूं और देखिए लालू यादव ने कितना नया और यूनिक बिजनेस मॉडल निकाला। इसमें भी आप उनके दिमाग की दाद देनी चाहिए। दिमाग तो वाकई उनका बहुत तेज है, जो किसी ने नहीं सोचा वो उन्होंने देखा। देखिए, जैसे पटना के संजय राय के परिवार के 2 सदस्यों को रेलवे में नौकरी मिली और इसके बदले में उन्होंने 3,375 वर्ग फीट का एक प्लॉट राबड़ी देवी को सिर्फ 3,75,000 रुपए में बेच दिया। और यह पैसा भी सिर्फ कागजों पर दिखाने के लिए था, ताकि ऐसा ना लगे कि राबड़ी देवी को यह प्लॉट मुफ्त में मिला है। संजय राय की तरह पटना के हजारी राय के 2 भतीजों को रेलवे में नौकरी मिली। इसके बदले में हजारी राय ने एक कंपनी के साथ 9,500 वर्ग फीट की जमीन का सौदा किया और जिस कंपनी को उन्होंने ये जमीन बेची, उस कंपनी की डायरेक्टर वर्ष 2014 में राबड़ी देवी ही बन गई। इससे भी हैरानी की बात यह कि विष्णुदेव राय, किशन देव राय और ब्रजनंदन राय ने अपने परिवार के लोगों को रेलवे में नौकरी दिलाने के बदले एक ही साइज का प्लॉट लालू यादव के परिवार के सदस्यों को बेचा और इस प्लॉट का साइज था 3,375 वर्ग फीट। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने नौकरी पाने के लिए लालू यादव के परिवार को या फिर उनके जानने वाले लोगों को अपनी जमीनें बेच दी। अब इसमें बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पैसा देने की स्थिति में नहीं होते, तो वो रिश्वत कैसे देंगे। उनके लिए लालू यादव के परिवार ने एक नई स्कीम निकाली कि आप अपनी जमीन हमें बेच दीजिए और उस जब आप जमीन दे देंगे तो उसके बदले हम आपके परिवार में किसी को रेलवे में नौकरी दे देंगे। यह घोटाला वर्ष 2004 से 2009 के बीच था, लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य यह है कि आज इस घोटाले पर हो रही राजनीति की बात तो सब कर रहे हैं, लेकिन कोई आपको यह नहीं बता रहा कि लालू यादव पर रेलवे की नौकरियां बेचने के आरोप हैं और हेमंत सोरेन पर सेना की जमीन बेचने के आरोप हैं। उनके बारे में ये क्या कहना चाहते हैं, और ना ही कोई पत्रकार, ना ही कोई रिपोर्टर, ना ही कोई और व्यक्ति इनसे यह बात पूछ रहा है कि वो तो ठीक है कि आपसे मोदी जी डरते हैं, यह भी ठीक है। मान लिया कि नरेंद्र मोदी को आपसे डर लगता है, यह भी मान लिया कि नरेंद्र मोदी अगला चुनाव हारने वाले हैं, यह भी मान लिया कि इंडिया गठबंधन के नेता इस समय बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में हैं, वो जननायक हैं और वो सारी सीटें जीत लेंगे, ये भी मान लिया। ये भी मान लिया कि ईडी के जो सारे केस हैं ये झूठे हैं, लेकिन कोई ये भी तो उनसे पूछे कि इन लोगों ने, इतने सारे लोगों ने आपको अपनी जमीन क्यों बेच दी। ये जो परिवार है ये एक तरीके से प्रॉपर्टी डीलर बन गया और जमीन खरीदने बेचने का धंधा कर रहा है। हेमंत सोरेन भी यही काम कर रहे हैं। जो आरोप लगाए हैं ईडी ने, उनसे यह पूछा जाना चाहिए कि भारतीय सेना की जमीन आपने कैसे बेची, लेकिन यह बात कोई पूछता ही नहीं और लोग बयान क्या देते हैं अब आप खुद देख लीजिए। जिस तरह से 2024 को लेकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री जी डरे हुए हैं और देश के जितनी भी विपक्ष पार्टियां हैं, दल हैं, उनके नेताओं को इसी तरह से डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। इसका खामियाजा मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को और खास तौर पे प्रधानमंत्री को 2024 में भुगतना पड़ेगा। जब लालू जी आए तो उन्होंने चारा घोटाला किया, इन्होंने जानवरों को भी नहीं छोड़ा। जब केंद्र में मंत्री बने तब जाके जमीन के बदले जॉब देने की ऑफर की, और जब जान चलती है तब आप बाहर प्रदर्शन करवाते हैं। अरे आपको तो छिपाने के लिए अगर कुछ नहीं है तो आइए ना, जांच का सामना कीजिए। चारों तरफ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ सीबीआई और ईडी एक्टिव है। तो अभी तक 10 सालों में किसी भी विपक्ष के नेता के खिलाफ अदालत का कोई फैसला नहीं आया है, लेकिन
ईडी और सीबीआई की तलवार हर एक के सर पे लटकी हुई है। यासी साहब, इमाम साहब, सबसे पहला सवाल यही है, अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आप शामिल होने के लिए गए, साधु संतों के बीच, सनातनी लोगों के बीच आप बैठे हुए थे, हमने आपकी तस्वीर देखी। राम मंदिर के अंदर आप गए, आपने भगवान श्री राम के दर्शन किए, और इसके बाद आप ही की कौम के कुछ लोग, आप ही की कौम के कुछ कट्टरपंथी आपको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, और आपके खिलाफ एक फतवा भी जारी कर दिया गया है। इसलिए आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि क्या राम मंदिर में जाना इस्लाम धर्म में प्रतिबंधित है? क्या इस्लाम धर्म के मुताबिक ये गुनाह है? जी सुधीर जी, मैं सबसे पहले अपने तमाम दर्शकों को ये बात वाज़ेह करना चाहता हूं कि जो मैं राम मंदिर गया था, राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मुझे राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा मुझे आमंत्रित किया गया, और मैंने फिर फैसला लिया कि मुझे जाना है। और मैंने ये फैसला इसलिए लिया कि मुझे लगा कि आपसी सौहार्द देश के अंदर हो, और हमारा देश और देश में रहने वालों में एक अच्छा मोहब्बत का पैगाम जाए। मैं राष्ट्र हित में ये गया था। वहां जाने के बाद मैंने वहां जाकर एक पैगाम का, मोहब्बत का एक पैगाम दिया, एक संदेश दिया। वो था मेरा कि हमारी सबकी जातियां जरूर अलग हो सकती हैं, हमारी सबकी पूजा पद्धति जरूर अलग हो सकती है, हमारे इबादत करने के तरीके जरूर अलग हो सकते हैं, हमारे सबके धर्म जरूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है इंसान का और इंसानियत का है। और हम भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें, राष्ट्र सर्वोपरि है। ये मेरा पैगाम मोहब्बत था जो लोगों को पसंद नहीं आया। उसके बाद इन्होंने तमाम देश भर के अंदर, चूंकि ये मेरा पैगाम मोहब्बत चैनलों पर तमाम सब जगह निकला, तो उसके बाद तमाम अलग अलग जगहों से मेरे खिलाफ लोग माहौल बना रहे थे, और मेरे टेलीफोन्स पर अलग अलग जगहों से इसको मेरी मुखालफत कर रहे थे। लेकिन इस बीच में एक फतवा आया, और ये जो फतवा है ये ऐसा फतवा है कि जिसे पहली बात तो किसी इमाम के लिए या चीफ इमाम के लिए ये लागू ही नहीं होता। इतिहास का पहला फतवा है। आपके हाथ में जो फतवा है, मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके बता देता हूं। पहला पॉइंट इसमें है कि आप राम मंदिर में क्यों गए, दूसरा आपने इंसानियत को धर्म से ऊपर रखा, और तीसरा आपने राष्ट्र को यानी देश को धर्म से ऊपर रखा, और ये कहते हैं कि आप एक गद्दार हैं। क्या आप वाकई मानते हैं कि आप ही की कौम के जो लोग हैं वो आपको गद्दार कह रहे हैं, आपने गद्दारी की है? जी जी, उन्हीं के लिए मैं जवाब देना चाहता हूं, उस खास तौर पे मुफ्ती साहब को देना चाहता हूं जिन्होंने ये मुझे कुफ्र का फतवा जारी कर दिया है। पहली बात तो उन मुफ्ती साहब को ये बता दूं कि ये फतवा मुझ पे लागू नहीं होता। ये भारत है, ये इस्लामिक देश नहीं है, यहाँ शरिया कानून नहीं चलता है। दूसरी बात, फिर भी मैं उनका जवाब जरूर दूंगा, क्योंकि वो मुफ्ती साहब हैं, उनकी सोच का अंदाजा हो जाएगा कि वो क्या सोचते हैं। उन्होंने पहला सवाल ही ये किया है कि मैंने भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर मैं वहां क्यों गया। तो मेरा पहला जवाब सुधीर जी उनको यही है कि देखिए, मैं जो प्राण प्रतिष्ठा में गया, मैं अपने देश हित में गया, आपसी सौहार्द के लिए गया। हमारा देश आपस में जो अतीत में हो गया है, जो अतीत में लाखों लोग मर चुके, हमारा देश पीछे जा चुका उन झगड़ों के चक्कर में, तो मुझे लगा कि उन सबको भूलकर आज हमें अब आज के लिए सोचना है और कल के लिए सोचना है, जिससे कि आपस में देश के अंदर एक सौहार्द का माहौल, वातावरण बने। उस पैगाम को लेके गया था, तो ये मुझ पर लागू नहीं होता। दूसरी बात यह है सुधीर जी, उन्होंने कहा है कि आपने कहा है कि राष्ट्र सर्वोपरि है। उन्होंने कहा है कि धर्म को नीचे कर दिया और राष्ट्र को ऊपर कर दिया। तो इसका जवाब भी मैं मुफ्ती साहब आपको इस चैनल के माध्यम से बता दूं कि राष्ट्र मेरे निगाह में आज भी ऊपर इसलिए है क्योंकि देश हमें देता है सब कुछ,
हम भी तो कुछ देना सीखें, ये भाव सबके अंदर आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम हिंदुओं अपनी आस्था के मुताबिक अपनी पूजा करते हैं, मुसलमान अपनी तरह, ईसाई अपनी तरह। हम अब हिंदू और मुसलमान, ईसाई, सिख, हम इनसे ऊपर हैं। हमें हमारी पहचान है, ये मुसलमान है, ये हिंदू नहीं होनी है। हमारी पहचान एक होनी है, वो है हम सब भारतीय हैं। वो मेरे मन में भाव था, इसलिए मैंने भारत को और भारतीयता को और राष्ट्र को सर्वोपरि कहा। आपसे एक राजस्थान के स्कूल और कॉलेजों में भी मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लग सकता है, क्योंकि राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने यह कहा है कि सरकार राजस्थान के स्कूलों के लिए एक नया ड्रेस कोड जारी करेगी, जिसके तहत स्कूलों में मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने की इजाजत नहीं होगी, और जिस स्कूल में मां सरस्वती का चित्र नहीं होगा, उस स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि 26 जनवरी को बीजेपी के एक विधायक बाल मुकुंद आचार्य जयपुर के एक स्कूल में गए, जहां उन्होंने कुछ मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनकर क्लास में आने पर ऐतराज जताया, और बाद में इस पर विवाद इतना बढ़ गया कि आज इन मुस्लिम छात्राओं ने धार्मिक नारे लगाते हुए स्कूलों में किताब से पहले हिजाब की मांग की और कहा कि हिजाब पहनना उनका मौलिक अधिकार है और यह अधिकार उनसे कोई छीन नहीं सकता। आप